हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील प्रगड़े एकेडमी। यहाँ पर हम दो चीज़ें देखेंगे। एक तो है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी पूछते हैं कि सर आरबीआई गेडी का रिक्रूटमेंट कब आएगा, और उनको उसी में मज़ा आता है। बस इंफॉर्मेशन मिल गया तो ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई करनी है, और किस कौन से सोर्स से पढ़ाई करनी है, और किस टाइप का मटेरियल आपको चाहिए अगर आपको सीरियसली अगर आरबीआई में जाना है। देखो, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में करते हैं, और उनका काम 2 3 4 5 साल से यही है, नोटिफिकेशन कब आएगा। उनको थोड़े टाइम के लिए मज़ा आता है, लेकिन वो अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अ, चलो अभी वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते, फिर बाद में बताता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये पहले मैं आपको ये कंटेंट दिखा देता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बता दूंगा कि अभी स्टेटस क्या है। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, अभी मैं इंडिविजुअली कंसल्टेशन कर रहा हूँ। एवरी डे मैं तीन चार लोगों से बात कर रहा हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट है, जिनको सीरियसली पढ़ाई करनी है। आपका पढ़ाई मैं ट्रैक करता हूँ, कुछ आपको असाइनमेंट देता हूँ, और वो स्टूडेंट कंप्लीट करते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है एज अ मेंटर, मैं आपके जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे रहा हूँ। बहुत सारे हैं, और मैं ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इंडिविजुअली अभी ऑपरेट कर रहा हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, और मेरे साइड से ऐसा कोई कोर्स, बहुत बड़ा कोर्स, फुल फ्लेजेड कोर्स वीडियो ऐसा कोई बनाने का मेरा पर्पज़ नहीं है। जब मुझे टाइम मिलता है, मैं छोटा मोटा कंटेंट बना लेता हूँ। आपने देखा होगा प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने बहुत सारा कंटेंट, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स देके मैंने बनाया था, और मैंने वो फ्री में दिया था। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के साइड से भी रिक्वेस्ट आया था। देखो, अभी मैं आज के दिन में बताऊँ, आज मैंने 4 कंसल्टेशन की। 4 कंसल्टेशन यानी कि 40,000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। ठीक है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अगर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जून का बुलेटिन और ये स्पीचेस है, मैं 200 रुपये पे अगर सेल करता हूँ, तो मुझे जब ये 100 200 हो जाएंगे, तब मुझे 40,000 मिलेंगे। ये जो मॉनिटरी जो ट्रांजैक्शन है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि भाई उसमें क्या मतलब छुपाने जैसी क्या बात है। तो आपको ये समझ में आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था, सर आप फ्री में मत दीजिए, कोई ना कोई नॉमिनल चार्ज कीजिए। तो अभी ये जो कंटेंट है एफएसआर का, ये इसका इसका सिर्फ 200 रुपये प्राइस, मैंने बहुत मिनिमल प्राइस रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये मिलता नहीं है। अगर आपको मैनेजमेंट एंड सर्कुलर चाहिए तो 1000 रुपीज़ प्राइस है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप 500 रुपीज़ दे सकते। इंग्लिश का बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा इंग्लिश का बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इतना दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इतना दे सकते हैं। कहाँ पे पेमेंट करना है, यहाँ पे पेमेंट करना है, फिर यहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, मैं आपको कंटेंट दे दूंगा। ये बात मैंने क्लियर कट बता दी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इंग्लिश का बुक कैसा है। भाई 10 15 मिनट लगा लीजिए, एक दो रील कम देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। आपको लेना नहीं लेना वो अलग बात है, कंटेंट कैसा है देख लीजिए। ये इंग्लिश का कंटेंट है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए मार्केट में कंटेंट नहीं है भाई, कैसे ऐसे लिखना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मैंने टोटल 15 ईयर्स के पेपर का एनालिसिस दिया है, और पिछले 5 साल में जो एसेज आए थे उसका सॉल्यूशन भी दिया है 1000 वर्ड्स में। उसके बाद इसमें नाबार्ड के पेपर का भी सॉल्यूशन है, और जितने सारे कॉम्प्रिहेंशन आए थे, जितने सारे प्रेसिज आए थे, करेक्ट, इसको आप प्रेसिज कहिए या प्रेसाइज तो नहीं कहना है, लेकिन प्रेसे या प्रेसिज आप कह सकते। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि सर आप प्रेसिज का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इम्प्रूव कर लीजिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये है इंग्लिश का बुक। अभी सारा आपको दिखाता हूँ, ये देखो किस किस टाइप के ऐसे आते हैं। ठीक है, कोटेशन एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्टिव, आर्गुमेंटेटिव है, डिबेट वाला है। ठीक है, सोसाइटी पीपल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्यूचर, इकोनॉमी बैंकिंग एंड गवर्नेंस, इस टाइप के ऐसे यहाँ पे आते हैं। और मैंने ये खुद ये बनाया हुआ है। कुछ लोग इसको पेस्टल भी कहते हैं। ये अभी का नहीं, जब मैंने यूपीएससी का मेंस दिया था उस टाइम मैंने बनाया था। ये स्पेल्ट में 10 पॉइंट है टोटल। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8, टाइम में 9, और ये 8 9 10। ठीक है, ये टोटल 10 पॉइंट है। कोई भी ऐसे अगर आपके सामने आए तो आपको ये 10 एंगल से लिखना है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि सारे के सारे एंगल उसमें होंगे। 3 4 पॉइंट बड़े हो सकते हैं, बाकी पे आप एक दो लाइन लिख सकते हैं। कैसे करना है वो सारा डिटेल में इस बुक में मैंने दिया है। ठीक है, चलिए
अभी देखो, अभी इसमें क्या क्या दिया है मैंने, 1000 वर्ड का सैंपल ऐसे, सैंपल यानी कि बहुत सारे ऐसे, आई थिंक 20-25 तो ऐसे पूरे सॉल्व करके दिए है। ठीक है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, फिर प्रेसिस क्या होता है। ठीक है, इसके पूरे रूल्स दिए हैं, और सारे अभी तक देखो 15 साल के पूरे के पूरे जो प्रेसिस आए हैं उसका मैंने सॉल्यूशन वहां पे दिया है। अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ से आया क्या आया ये सारा यहाँ पे दिया है। ये देखो, ये इसका टॉपिक भी दिया है, ये पूरे एसेज है। और जो सॉल्यूशन जो है, एक्सप्लेनेशन मैंने, ये जो कोविड के बाद वाले आए यानी कि ये आप देखो, ये कम से कम 18 से 20 है, वो सबका मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। आप अभी जो प्रेसिस के जो पैसेज आए हैं वो कौन कौन से एरिया से आए यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो, इस तरीके से, अभी ये लास्ट ईयर का है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट का आया था। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा मैंने यहाँ पे दिया, और हर ऐसे के पीछे ये वर्ड बैंक दिया है, यानी कि कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड्स आए उसके मीनिंग दिए मैंने। ठीक है, की नोट कंसेप्ट ये भी यहाँ पे दिया है। अभी यहाँ पर क्या है ना, मैंने एक्सपेक्टेड ऐसे दिया है इस साल कौन से एरिया से ऐसे आ सकते हैं, ऐसे मैंने 7 ऐसे टॉपिक्स निकाले। आप देखो, ये क्लीन मोबिलिटी एंड एनर्जी, towards clean mobility, balancing electric vehicles and ethanol blending for India's energy security। तो इसका पर्पज ये है ना कि ये 7 एसेज में मैंने अच्छा आपको फॉर्डर मटेरियल देने का ट्राई किया, यानी कि अगर आप ये एसेज पढ़ेंगे तो एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मैं आपको आरबीआई ग्रेड 1 के बारे में बताता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग तो चले भी गए होंगे और उतना पेशेंस नहीं होता है, वो बहुत अलग टाइप की क्वालिटीज लगती है अगर आपको सीरियसली आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ग्रेड ए का जो न्यूज़ है वो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले दिया था। ठीक है, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि भैया ऐसा है वैसा है, कुछ भी आके बोल देते हैं, लेकिन बाद में सब लोगों को पता चला कि आरबीआई का जो एग्रीमेंट होता है, करेक्ट, सैलरी का जो एग्रीमेंट होता है एवरी 5 ईयर्स में होता है, उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आरबीआई ने अभी डिसाइड किया है कि ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट होगा। वो आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने कभी उसको दिखाया नहीं है, इंटरनल बात है, दिखानी ये अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों ने दिखा दिया, तो ये आप सबको पता है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, जब प्रमोशन के बारे में जब कुछ डिस्कशन चल रहा था, तो जो ग्रेड ए का है, जो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट होगा इंटरनल या एक्सटर्नल, उसमें ये प्रोविजन था कि 100 अगर वैकेंसी होगी तो 50 इंटरनल आएगी, 50 एक्सटर्नल आएगी। तो एक्सटर्नल आएगी इसका मतलब क्या है, कहाँ से आएगी, तो जो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट अभी होगा वहां से आएगी। ठीक है, और अभी तीसरा पॉइंट जो है, अभी ऐसा भी कुछ है कि उनको जरूरी है, करेक्ट, जल्दी जल्दी लोगों की जरूरी है ग्रेड ए की। तो जो इंटरनल भी रिक्रूटमेंट होगा आरबीआई ग्रेड ए का, जो प्रमोशन से होता है, और जो एक्सटर्नल है वो इसी साल होने के चांसेस है। तो वर्स्ट केस में आपको बताऊं, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2026-27, तो ये इसका मतलब है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2027, इसके पहले। तो ये मैंने थोड़ा सेफर साइड के लिए मैंने लिया है। अदरवाइज ये है आपका Q4, है ना, Q4 मतलब ये 1 जनवरी से ये वाला। और Q3 जो है, Q3 मतलब क्या है आपका, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे होने की। और फिर सेफर साइड के लिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप क्या गारंटी दे सकते हैं, भाई गारंटी किस चीज़ की नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के 99% वैकेंसी आ जाएगी। अदरवाइज वो इतना जो प्रोसीजर है वो क्यों करते हैं, करेक्ट। अभी कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर आप बॉन्ड पेपर पे लिख के दो, तो भाई ऐसा कुछ बॉन्ड पेपर पे होता नहीं है। और मैं अभी इतना बुक निकाला, ये निकाला, इतने वीडियो बना रहा हूँ, और आपको पता है भाई अपने हर एक को अपना अपना स्टेटस प्यारा होता है, तो मैं क्यों ये झूठ यहाँ पे फैलाऊं। ठीक है, आपको पता है मैंने बहुत बार ये सेबी का, तो मैंने एक बार तो जब मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करता तो मैंने उसमें ये भी दिया था कि अगर नहीं आया तो मैं आपके पैसे वापस करूंगा, लेकिन आया था। ठीक है, नोटिफिकेशन सेबी का उस टाइम आया था, तो अभी आपको क्लियर हो गया। अभी मुझे बताओ यार, ये सिर्फ आप करने से थोड़ी पास होने वाले हैं। अगर ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट आएगा 200 से 300 के आसपास, कितने एप्लीकेशन आएंगे भाई, यहाँ से 2 से 3 लाख एप्लीकेशन आएंगे।
ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें आपको आना है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पता है आपको? ये इतना ईज़ी नहीं है, और भी मुश्किल होगा। ये ग्रेड है ना, ये ग्रेड बी से भी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मतलब लगेगा कि यार मैं हो जाऊँगा, तो बहुत सीरियस लोग आएँगे, नॉन सीरियस वाले भी आएँगे, और वो आपका प्रीलिम्स निकालना मुश्किल कर देंगे। ठीक है? ये मेरी जो बातें हैं, भाई सारे लोगों के दिमाग में नहीं जाती है। 10% लोगों को समझता है, बाकी बहुत सारे लोगों को बस इतना ही चाहिए, आप डेट बता दो बस खत्म, और फिर थोड़ा-सा डोपामाइन डोज़ मिल जाएगा उनको, और बाद में कुछ नहीं होगा। सालों से चल रहा है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। समझ में आ गया? चलो अभी काम की बातें करते हैं। ठीक है? ये प्रेसिज़ है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, 21 के एग्ज़ाम में इसका सॉल्यूशन भी दिया है। इतने सारे आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहीं नहीं मिलेंगे। 15 साल के ढूँढ-ढूँढ के मैंने लाए। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, 11 का मेरा सिलेक्शन है, उसके पहले का भी मैंने प्रेसिज़ ढूँढ के यहाँ पे लाया है। उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन देख लो, ठीक है? इसके क्वेश्चन हैं, आंसर भी दिए हैं। अब ये देखो, ये कोटेशन बैंक है। कोटेशन बैंक यानी कि अगर आपको एसए में अच्छे मार्क चाहिए, इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क चाहिए, तो कुछ ना कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा। किसी का कोट कोट करना पड़ेगा, ठीक है? कोट कोट करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, इसमें ग्रामेटिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या है? कोट कोट करना पड़ेगा का मतलब क्या है? ठीक है? ये समझ में आ गया? कोटेशन है, उसमें के कुछ कोटेशन याद रखिए और एग्जाम में लिखने का ट्राई कीजिए। देखो, लीडरशिप के बारे में है, ठीक है? इकोनॉमी फाइनेंस के बारे में है, एजुकेशन नॉलेज लर्निंग के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में। ऐसे बहुत अच्छे कोड दिए हैं, आपको 10 याद रखने हैं, और अप्रोप्रिएट जगह पे यूज का आपको करना है, तभी आपका इंप्रेशन पड़ेगा। अभी ये नाबार्ड का है। इनिशियली ना मैंने सिर्फ आरबीआई के बारे में प्लान किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर नाबार्ड का भी दीजिए, तो नाबार्ड का जो 5 साल का एग्जाम अभी तक हुआ है, उसका पूरा पेपर का ये सॉल्यूशन है। 5 साल के पेपर है, उसका पूरा सॉल्यूशन, ये एक्चुअल ऐसे है, ठीक है? पूरे सॉल्व पेपर है, टोटल 5 साल के, 21 से 25 तक। और नाबार्ड में क्या होता है, जैसे आरबीआई में क्या है, ऐसे है, प्रेसिज है एंड कॉम्प्रिहेंशन है, तो यहाँ पर क्या है, नाबार्ड में ऐसे आता है, प्रेसिज आता है, और यहाँ पर लेटर भी आता है। ये लेटर भी एक्चुअल जो एग्जाम में लेटर आए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मॉडल आंसर आपको दिए हैं। तो जिनको नाबार्ड का प्रिपरेशन करना है, उनको ये स्टडी करना पड़ेगा। अभी आते हैं आरबीआई के स्पीचेस, और ये बहुत जबरदस्त बना है। मतलब मैंने ही जब ये बनाया डॉक्यूमेंट, तो मुझे ही बहुत मजा आया कि यार क्या डॉक्यूमेंट बनाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो लेटेस्ट यानी कि लेटेस्ट 10 जो स्पीचेस है, तो उसको मैंने हमारे सिलेबस को मैपिंग किया। यानी कि ये जो स्पीच है, एआई इन फाइनेंस, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर्ड है, ये फाइनेंस के लिए यूजफुल है, इथिक्स के लिए है, मैनेजमेंट है, ईएसआई। इस तरीके से एवरी स्पीच को मैंने कैटेगराइज किया। अभी ये देखो, ये जो है, ये सिर्फ ईएसआई के लिए है, करेक्ट? ये इथिक्स के लिए है। इस तरीके से फिर ये सिलेबस को फाइनेंस, ईएसआई, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इथिक्स, ऐसा आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से, एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ये स्पीच है, अभी इसका स्नैपशॉट दिया है, क्या क्या हुआ है, व्हाट द स्पीच आर्ग्यूज, स्पीच में क्या आर्गुमेंट दिया है, सिलेबस कोरिलेशन मैप, फाइनेंस में क्या क्या है, ये देखो, ये सारे फाइनेंस के पॉइंट्स है, ये इथिक्स के पॉइंट्स है, करेक्ट? ये देखो, ये पूरा यहाँ, यानी कि अगर आप आंसर लिखेंगे, हाउ दिस स्पीच फीड्स इट, करेक्ट? तो इस तरीके से आप उसको एग्जाम में लिखना है, करेक्ट? कंसेप्ट टू मास्टर, फिर इसमें क्या कंसेप्ट है, अल्गोरिथमिक बायस। ये देखो, अल्गोरिथमिक बायस क्या होता है, अ मॉडल लर्न स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल डेटा where that data encodes past discrimination or structural exclusion. The model can reproduce and even amplify it at scale while appearing objective. यानी कि भाई ये बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये इथिकल में आएगा। अगर आप सिर्फ डायरेक्टली आंसर लिखेंगे ना, थियोरटिकल, तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको उनको दिखाना है। देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन है, एग्जाम में क्या करते हैं, वो आपको इवेल्युएट करते हैं। इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डिस्क्रिप्टिव इज also communication, but it is written communication. So here what you are trying to do, you are trying to prove that I am an intelligent person. I have interest in RBI, that's why I have read the speeches. And not only I have read the speeches, but I have tried to correlate the speeches with the syllabus.
and now in the answer I am trying to quote the relevant part of the speech to justify my answer or my claim. समझ में है आपको ये? तो ये ऐसा अगर आप लिखेंगे तो ही इंप्रेशन पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ अटेम्प्ट करने से मार्क नहीं मिलते हैं। अब ये देखो इसमें क्या क्या दिया है पूरा तरीके से, बेस्ट पोर्शन टू यूज इन द आंसर, सारा डिटेल में दिया भाई, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये पढ़ना है, ठीक है। डेटा एंड फैक्ट क्या दिया है, डिस्क्रिप्टिव आंसर एंगल से कैसे लिखना है, करेक्ट, वन लाइनर फ्रॉम द स्पीच, भाई इतना डिटेल में दिया है, ठीक है। डेफिनेटली ये एआई से बनाया है भाई, लेकिन ये एआई है, ये सिंपल एआई नहीं है, क्लाउड का मैक्स वर्जन है, ठीक है, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन 25,000 है, करेक्ट। अभी फेबल भी आया है, फेबल 5, बहुत पावरफुल है, मतलब इतना पावरफुल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त तरीके से वो देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको देखता भी हूँ, ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया। अभी इसमें सेकंड जो थीम है वो दिया है क्रॉस कटिंग थीम्स, यानी कि हाइल्ड सिंथेसिस एंड रिवीजन सेक्शन, ठीक है। आप ये सारा यहाँ पे पढ़ के देख लो भाई, बहुत आपको मजा आने वाला है। ये देखो फिर यहाँ पे थीम वन क्या है, फिर इसको मैंने क्या किया, ये जो 10 स्पीचेस है इसको थीम वाइज कैटेगराइज किया, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी एंड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या दिया है सारा दिया, सब्जेक्ट वाइज रिवर्स इंडेक्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज भी किया है। ये देखो इथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस विद इन मैनेजमेंट, सिलेबस टॉपिक स्पीचेस इन द पॉइंट टू मेक, करेक्ट, क्या क्या दिया पूरा देखो, ये S7 S6 का मतलब है, ये आपका स्पीच नंबर 1 to 10 है, ठीक है। हर स्पीच में क्या क्या हमारा सिलेबस का है वो कहाँ कवर किया है, तो ये पढ़ेंगे ना, ये देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज चाहिए, भाई ऐसा ऐसा बता दो हमें क्या करें, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसको समझ में आएगा उसको समझ में आएगा, जिसको समझ में आए तो लिखो कमेंट सेक्शन में सर मुझे समझ में आया, अगर नहीं आया तो बोलिए भाई नहीं, मेरा कंटेंट जो है वो बहुत मासेस के लिए नहीं है, ये हमारा क्लासेस के लिए है। अभी ये देखो ये क्या है, यहाँ पे ईएसआई के लिए क्या है, ठीक है, ईएसआई के लिए प्रॉस्पेरिटी इज बोथ इंडियाज एम्बिशन एंड इट्स डेस्टिनी, करेक्ट। The central question is no longer whether India will prosper, but how quickly, how broadly, and how equitably that prosperity would be shared. Correct? India has attained a virtuous cycle, correct? Virtuous cycle of accelerated growth and macroeconomic stability. भाई ऐसा आपको कोट करना है कि ये किसने कहा है, किस तरीके से कहा है, ठीक है। ये पीजी यानी कि पूनम गुप्ता मैडम, ठीक है, पीजी यानी कि पूनम गुप्ता मैडम, ये डीजी यानी कि डिप्टी गवर्नर, इस तरीके से वो है, आरबीआई में भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आरबीआई में भी इस तरीके से नेमिंग किया जाता है। अभी ये क्या है, ये वन लाइनर, ठीक है, यानी कि ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इससे पूरे के पूरे जो है वो मैंने यहाँ पे दिया है, ये सारे के सारे पॉइंट्स है, ये आपको एमसीक्यू के लिए भी यूजफुल है और डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ये इथिक्स एंड गवर्नमेंट का एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया है, मैपिंग द स्पीचेस टू इथिकल थेरीज, यूटिलिटेरियन थेरी है, करेक्ट। तो इस तरीके से देखो ये क्या क्या पूरा यहाँ पे, ये आपका जो सिलेबस है थेरी उसको स्पीच से आपको कोरिलेट किया है, भाई इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, जो सीरियसली ये लेवल का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनको ही मजा आएगा, बाकी जो ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं उनको नहीं आने वाला है। अभी आपका ये जून का बुलेटिन है, इसके पहले वाले जो बुलेटिन थे मैंने ऑलरेडी मेरे लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है वहां पे मैंने अपलोड किए हैं, उसमें मई का है, आई थिंक मार्च का है, अप्रैल का है, और इसमें मैंने इस तरीके से 50 की कंसेप्ट, ये यानी कि जो बुलेटिन है इसको मैंने बाइफरकेट किया है, 50 कंसेप्ट एंड 200 एग्जाम वन लाइनर, यानी कि इसका यूज करके आप डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखेंगे और एमसीक्यू में भी आपको फायदा होगा। और इसके सामने मैंने ऐसा लिखा है कि भाई ये जो है ये एफएम के सिलेबस का पार्ट है, ये जो पॉइंट है ये एफएम का है, इस तरीके से सारे पॉइंट्स में बायोफिकेशन किया है, और इस तरीके से आपके मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के वन लाइनर है। अभी ये आपका एफएसआर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अभी आया 2 दिन पहले, ठीक है, इसमें भी मैंने उसी तरीके से 50 कंसेप्ट निकाले हैं और 200 वन लाइनर निकाले, यानी कि आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम
हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सारे सेक्शन के लिए यूजफुल। ये क्या है, आरबीआई फ्लैगशिप हाफ ईयरली पब्लिकेशन presenting the collective assessment of the subcommittee of the Financial Stability and Development Council FSDC, ठीक है, on current and emerging risks to the stability of the Indian financial system. It carries contributions from all financial sector regulators RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, IBBI and IFSCA. Why it matters, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, FSR जून में क्या क्या दिया है, बॉन्ड मार्केट फ्रेजिलिटीज है, डेफिनेशन क्या है ये देखो, व्हाई इट मैटर्स क्या है, FSR में क्या इसके बारे में अपडेट आया है, ये ESI का पार्ट है। और इसमें ये जो आपका FSR है इसमें अलग अलग एरियाज कवर किया, जिससे NBFC और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए ये सारा यहाँ पे दिया है। तो यहाँ तक बहुत कम स्टूडेंट रहे होंगे, अगर आप यहाँ तक सुना है आपने तो डेफिनेटली मुझे फीडबैक दीजिए कि भाई आपको कैसे लगा। देखो कंटेंट तो अच्छा है, उसमें नो डाउट है, लेकिन आपको कितना समझ में आया वो बताइए। और मैं इतना बोल रहा हूँ कि भाई ग्रेड ए के बारे में, और मैंने आपको मेरी पोजीशन क्लियर कर दी है। वर्स्ट केस में मैंने 31 मार्च से पहले कहा है, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा सेफर साइड लेना पड़ता है। अदरवाइज जो हमारा तीसरा क्वार्टर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वहां तक होगा। और अगर आपको आरबीआई को बहुत जल्दी में है आरबीआई, तो उसके पहले भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने ये आपको दिया है। अगर आप इस साल का आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए ये यूजफुल है। और अगर आप ग्रेड ए की भी तैयारी करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।